नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। चूँकि 25 अक्टूबर का आपको एग्जाम की तारीख तय कर दी गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। पहले हम लोगों ने अब सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। इसके माध्यम से चीज़ें देखते चलेंगे। तो लेक्चर 3 पे है, 15 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हमने रखा है। फिर से मैं देख रहा हूँ कि आप में से लगातार बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं। इसको और अच्छे से तैयारी करते चलिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएँ। आप में से कुछ लोगों का सुझाव था कि 15 क्वेश्चन से और ज़्यादा कर दिया जाए। थोड़े दिनों के बाद हम जब देखेंगे कि आप लोग थोड़ा और लोग देखने लग गए, रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे, ठीक है। अभी तो बहुत समय है एग्जाम के लिए, तो पहले देख लेते हैं। एक बात और आप लोग कह रहे थे कि बिहार से संबंधित ही चीज़ें रखी जाए। देखिए, बीपीएससी स्पेशल का जो चीज़ें मैंने पढ़ाया है उसमें जितने भी क्वेश्चन थे 10-10 कराया, वो केवल बिहार ओरिएंटेड था। यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगा कि 15 में से 10 क्वेश्चन मैं बिहार का ही रखूँ, यानी कि बिहार स्पेशल और बिहार से जुड़ा हुआ करंट। लेकिन 5 क्वेश्चन प्रत्येक लेक्चर में, 5-6 क्वेश्चन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर के, या आप कह सकते हैं संपूर्ण भारत को लेकर के जो जो घटना हुआ है उन चीज़ों पर भी चर्चा करें। क्योंकि प्रश्न पत्र 150 का अगर क्वेश्चन है तो सब कुछ आ सकता है आपसे, तो वो भी तैयारी रहनी चाहिए आपकी। चलिए अब सीधे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। और पहले प्रश्न को ही आप क्या कीजिए, 5 स्टार लगा दीजिए। देखिए, जहां जहां जिस प्रश्न में, जिस टॉपिक में मैं कह रहा हूं ना कि 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, उसके महत्व को समझिएगा। वो मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद कह रहा हूं। देखिए यहां पर क्या शब्द है, मिथिला मखाना। इसको जीआई टैग दिया गया। तो आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष जीआई टैग दिया गया। निश्चित तौर पर पूछा तो गया है किस वर्ष दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके लिए इतना ही प्रश्न बने, ठीक है। क्योंकि इसमें विस्तार हो सकता है। आप में से अधिकांशतः लोग जानते होंगे कि 2022 में इसको जीआई टैग दिया गया था, लेकिन इसके पीछे कुछ विवाद भी रहा है। और ये 2-3 साल से उम्मीद किया जा रहा था कि ये टॉपिक पूछा जाएगा, तब पूछा जाएगा, और बीपीएससी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से मखाना को लेकर के चर्चा चला है पिछले कुछ समय में, खास करके केंद्र सरकार के बजट में, इस बात को लेकर के उम्मीद जताई जा रही है कि संभव है इस बार यहां से प्रश्न हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़े से विस्तार से चीजों को आपको समझा दूं। देखिए, मिथिला मखाना जो यहाँ पर नाम पड़ा है ना, सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा। बिहार मखाना नाम से केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को जीआई टैग के लिए भेजा गया था बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। इस पर बहुत विवाद हुआ कि ये मखाना जो है बिहार मखाना के नाम से क्यों होगा। चूंकि ये तो मिथिला मखाना नाम है, मिथिला के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, तो मिथिला ही होना चाहिए। तर्क इसके लिए है कि अगर केला हाजीपुर में होता है तो हम हाजीपुर का केला कहते हैं, उसको जीआई टैग दिया गया है ना। मगही पान मगध के क्षेत्र में है। भागलपुर का शिल्क चूंकि भागलपुर में है। मधुबनी पेंटिंग चूंकि मधुबनी में है। बनारसी साड़ी चूंकि बनारस में है। अलीगढ़ का टाला तो अलीगढ़ में है। मामला समझ में आ रहा है ना। ये है क्या, भौगोलिक संकेतक है। तो शब्द ही यहां पर है भौगोलिक। तो जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ वो चीज हो, वो उत्पाद हो, उसी नाम से उसको जीआई टैग मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के काफी जो है विवाद हुआ, और बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट वगैरह किया। बिहार सरकार को पीछे हटना पड़ा, फिर मिथिला मखाना नाम से सजेशन दिया गया, और फिर 2022 में इसको जीआई टैग फाइनली दे दिया गया। अगर ये विवाद ना होता तो संभव है इसको जीआई टैग पहले भी दिया जा चुका होता। बिहार सरकार बिहार मखाना की जगह मिथिला मखाना पहले ही भेजती। तो एक शहर है जिसको लेकर के मैं लगातार चर्चा करता रहता हूं कि इसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इस बार प्रश्न में रह सकता है। ये शहर बहुत चर्चा में रहा है। इस शहर का नाम है सबौर। अब आप कहेंगे, जो लोग अच्छे से पढ़े हैं वो समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूं। ये शहर जो है साथियों, ये भागलपुर में है, ठीक है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में शहर पड़ता है सबौर। सबौर क्या है, पिछले कुछ समय में देखा जाए बिहार में तो बहुत अधिक चर्चा में रहा है। कई प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। अब आप कहेंगे इसकी क्यों जरूरत है। दरअसल मिथिला मखाना जो नाम सजेस्ट किया गया, या जो जीआई टैग दिलाने की जो पहल की गई मखाना को, ये सारा काम कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की देखरेख में होता है। इसलिए यह भी आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए एक और चीज समझ लीजिए।
दरभंगा में एक मखाना पर रिसर्च करने को लेकर के एक कह सकते हैं एक संस्था है, वैज्ञानिकों की संस्था, जिसका नाम पहले हुआ करता था मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। ये नोट कर लीजिए, है ना, मैं बस दरभंगा शहर लिख देता हूं, है ना, दरभंगा। यहां पर क्या था, मखाना अनुसंधान केंद्र। अब इसी मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र बना दिया गया है। ये दरभंगा का जो मखाना अनुसंधान केंद्र है, यहाँ मैं 5 साल तक रिसर्च किया था, ठीक है। एक समय में जब मुझे नेशनल इंस्पायर अवार्ड मिला था, उस दौरान मैं यहाँ के वैज्ञानिकों के साथ काम करता था। तो ये जगह जो है मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब इसको उस समय इसको राष्ट्रीय दर्जा नहीं था, यानी कि ये बात है 2008-12 सब के आसपास का, ठीक है, 8 से लेकर 12 के दरमियान में। लेकिन अब पिछले साल के बजट में क्या हुआ, इसी मतलब मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। ये ध्यान रहेगा, मखाना के अनुसंधान के रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट संस्था है। दूसरी बात, एक कहा गया कि मखाना बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, यहां पर नोट कीजिए, क्या कहा गया, मखाना बोर्ड बनेगा। अब ये बोर्ड का क्या काम होगा, मखाना के क्षेत्र में किस तरह से और तरक्की की जाए, मखाना किसानों के जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, इसकी उत्पादकता कैसी बढ़ाई जाए, इसकी ब्रांडिंग कैसी की जाए, है ना, इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए, और कुछ कुल मिलाकर के मिथिला के क्षेत्र में यहाँ के किसानों को कैसे फायदा किया जाए। तो मखाना बोर्ड इसके लिए काम करेगा। अब केंद्र सरकार ये चर्चा की थी कि मखाना बोर्ड का जो निर्माण किया जाएगा बजट में, इसको लेकर के विवाद फिर से हो गया। 2 क्षेत्र आ गया, एक आ गया दरभंगा, दूसरा आ गया पूर्णिया, और दोनों में विवाद चला। पूर्णिया का कहना था कि मखाना का एक अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय स्तर का दरभंगा में तो है ही, और इस पूरे क्षेत्र में चूंकि मखाना की खेती होती है, इसीलिए मखाना बोर्ड का जो मुख्यालय होना चाहिए, हेडक्वार्टर होना चाहिए, वो पूर्णिया शहर में होना चाहिए। अंततः लगातार बात चलती रही और पिछले साल जो है ये पूर्णिया के हिस्से ही गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कई लोग दरभंगा में टिक लगा के आते हैं, टेस्ट वगैरह भी चलता है तो दरभंगा रहता है, दरभंगा में धूमधाम से टिक लगाते हैं, पूर्णिया होगा। तो ये तमाम चीज समझ गए। मखाना को सुपर फूड वगैरह कहते हैं, ये समझ ही गए आप। ब्लैक गोल्ड कहते हैं, कई बार ब्लैक डायमंड कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं इसमें आप कह सकते हैं पौष्टिक खनिज वगैरह ये सब प्रचुर मात्रा में होता है, ये सब आप पहले से पढ़े हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। कुल मिलाकर के अब एक चीज़ बच गया है जो मुझे मखाना से संबंधित आपको बताना है कि मखाना का क्षेत्र क्या है ना, बस इतना ही बच गया है ना कि मखाना सब कुछ समझ गए, मखाना किस क्षेत्र में इसके उत्पादन अधिक होता है। इसके लिए चलिए एक मैप बनाते हैं, बिहार का मैप बनाते हैं। मैं मैप बनाने में बहुत अच्छा तो नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। एक रफ आइडिया बिहार का हम लेते हैं कि बिहार की एक मैप हमारे पास होना चाहिए, ताकि इससे चीजें हमें थोड़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये कैमूर वाला बेल्ट जो है यहाँ बक्सर, और ये एरिया थोड़ा नीचे चला जाएगा, ये एरिया थोड़ा इस तरह से, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, आप लोग देख रहे हैं मैप में मेरी कितनी हाथ टाइट है, ये आप समझ ही रहे होंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया। चलिए मैं जब भी बिहार का मैप बनाता हूँ, गंगा नदी को बीचों बीच जरूर निकाल देता हूँ। आप मेरे जब भी मैप देखे होंगे ऐसा मैं करता हूँ। इसकी वजह क्या है कि गंगा भौगोलिक सीमा तय करती है बिहार का। यह एरिया पूरा जो होता है वह उत्तर का हो गया, उत्तरी मैदान, और ये वाला पूरा जो एरिया हो गया वो दक्षिणी मैदान है ना, दक्षिण का हिस्सा। इसीलिए मैं 2 भाग में बांटता हूँ। चलिए मखाना को लेकर के हम बात कर रहे थे, मखाना का क्षेत्र क्या होगा, ध्यान देना है। पूरे दुनिया में मखाना का जितना उत्पादन होता है उसमें से अगर देखा जाए तो तकरीबन 80% मखाना जो है वह इंडिया में होता है, ठीक है, नोट करिएगा इसको। और इंडिया में जो मखाना का उत्पादन होता है उसमें से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 85% मखाना जो है वो अकेले बिहार में उत्पादन होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, बिहार में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसमें तकरीबन 95% से लेकर के 95% रख लीजिए, मोर देन 95 रख लीजिए, मैं 100% नहीं कहना चाह रहा, बस यहाँ बच रहा हूं। तो यहाँ पर जो होता है वह मिथिला के क्षेत्र में होता है। मामला समझ में आया इस फैक्ट को। पूरी दुनिया में 80% मतलब मखाना का जितना उत्पादन होगा 80% इंडिया में मखाना का उत्पादन जितना होता है मोर देन 85% अकेले बिहार में, और बिहार में पूरा का पूरा मखाना जो उत्पादन होता है वो लगभग मिथिला के क्षेत्र में ही। तो आइए, अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो मिथिला के क्षेत्र को हमें समझना चाहिए। ये वाला पूरा जो हिस्सा हो गया गंगा के उत्तर में, ये
मिथिला का रेंज पड़ता है ना। हालांकि मिथिला अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखे जाएं तो ये वाला एरिया जो बेगूसराय वगैरह भागलपुर सबका बेल्ट है ये भी आपको देखने को मिलेगा। खैर, जो मखाना का उत्पादन का एरिया है वो तकरीबन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इस पूरे बेल्ट में आपको मोबस देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, कुछ एरिया मुजफ्फरपुर का, कुछ एरिया आप देखेंगे वैशाली का, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। मैं लगाते चलता हूँ, ठीक आप समझ लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो सीमांचल का हिस्सा है जिसमें यहाँ पर पूर्णिया है और पूर्णिया में मखाना बोर्ड बना, और यहाँ पर कौन सा है, दरभंगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, यहाँ पर है किशनगंज, यहाँ पर है कटिहार, है ना, अररिया, ये तमाम एरिया जो है ये मखाना का उत्पादन इसमें होता है। मखाना के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जल। तो बताइए मखाना किस तरह की कृषि है, जलीय कृषि है। और दूसरी बात, मखाना को क्या नगदी फसल कहेंगे, बिल्कुल नगदी फसल है। तो मखाना, एक बार प्रश्न में मैं देख रहा था, एक अच्छे बुक में लिखा हुआ था, तो उसको समझिए, मखाना एक जलीय नगदी फसल है। ऐसा ये विकल्प आए तो ये भी सही होगा। क्लियर, यानी कि मखाना पर जितनी चीजें हो सकता है वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इन क्षेत्रों पर ध्यान रखिएगा। फिर से कह देता हूं, यहाँ पर जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमांचल वाला हिस्सा और ये पूरा मिथिला का हिस्सा, ये इस एरिया में आपको मखाना का उत्पादन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? कोई और दिक्कत हो, कुछ इस टॉपिक से कुछ भी और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, फिर अगले लेक्चर में हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसको आप छोड़ के मत जाना, इस टॉपिक को। जितना मखाना पे अगर आप अभी पढ़ के जाओगे उतना कम होगा, क्योंकि मखाना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार के एग्रीकल्चर से एक है, और यहाँ से प्रश्न 3-4 साल से नहीं पूछे गए हैं, तो पूछा जा सकता है। चलिए, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहा गया बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिला को लेकर के पूछा गया है। अब देखिए, ये जो नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना, ये आपको अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करेंगे तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिला के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर केवल डिस्ट्रिक्ट तो संभव है कि आपसे पूछा ना जा सके, कुछ और भी चीजें पूछी जाए। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, इसको समझिए। सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है कि ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसकी क्षमता क्या रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब भी कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट के विषय में पढ़े तो सबसे पहले यही पढ़ें कि कितना मेगावाट की उसकी क्षमता रहने वाली है। तो यहां पर जो होने वाला है वह 2400 मेगावाट का। एक चीज तो क्लियर। अब एक चीज और मैंने 1-2 जगह देखा है बुक में कि पूछने का तरीका क्या हो सकता है, और कई बार अलग अलग पीसीएस में इस तरीके से पूछा भी है। तो क्या ये 2400 मेगावाट जो होगा उत्पादन क्षमता इसकी जो है, क्या इसका एक ही यूनिट होगा? ध्यान से समझिए मैं जो कह रहा हूं, क्या एक यूनिट होगा या एक से अधिक यूनिट हो सकता है? तो जवाब है इसका कि यहां पर 3 यूनिट लगाए जाएंगे इस पावर प्रोजेक्ट में। तो 3 यूनिट होगा तो क्या 2400 का 1 यूनिट होगा? नहीं, क्योंकि हमने कहा कि कुल क्षमता ही 2400 होगा। तो 3 यूनिट हुआ तो इसका मतलब 800 मेगावाट का 1 यूनिट होगा। ठीक है, 800 मेगावाट का 1, तो 3 का कितना हो गया? 2400 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक और क्या चीज पूछी जा सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके लिए कार्यकारी संस्था कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टॉपिक में, और वो दिया गया है एनटीपीसी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, और ये भी, और अगर यूनिट पूछ ले तो ये भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर यहां से कोई प्रश्न आए तो आपसे बच के ना जा पाए। ठीक है, आगे, बिहार में यूरेनियम का प्रमुख भंडार किस जिले में स्थित है? इसको आप 5 स्टार लगाइए। हाल के दिनों में काफी चर्चा रहा है, बिहार सरकार की और भारत सरकार के भी इस पर नजर है कि बिहार में जो खनिज पदार्थ मिल रहे हैं उस पर थोड़ा सा एक्टिव होकर के काम किया जाए। ये जो आपको देखने को मिलेगा, अब तो डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल गया है, गया जी हो गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, नाम बदला है। गया एक धार्मिक जगह है तो इसलिए गया जी अब हो गया। तो गया जी में ये पाया गया है। गया जी में एक जगह पड़ता है मगध भ्रंश क्षेत्र। मगध भ्रंश क्षेत्र, इस एरिया में ही ये देखा गया। चूंकि गया कौन से हिस्से में पड़ता है साथियों? मगध के एरिया में। बिहार का मैप बनाया था ना, ये एरिया एक तरह से देख सकते हैं, तो ये कुछ गया का होगा, मगध का हिस्सा। ये पूरा एरिया तो मगध का हिस्सा है। वही 16 महाजनपद, ये सब हम सब पढ़े ही हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मगध भ्रंश क्षेत्र में यह हिस्सा देखने को मिलता है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय यानी कि AMD, ये ध्यान रखना है।
यहाँ जो है अध्ययन किया है, रिसर्च किया है और पाया है कि यूरेनियम मुख्य रूप से अगर उसमें भी देखा जाए तो जो पेग्नेटाइट चट्टान होता है, क्वार्ट्ज शिरा है, उसमें ये पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रश्न रहता है तो आपको ध्यान रखना। अब चूंकि यहाँ खनिज की हमने चर्चा किया तो मैं चाहता हूँ यहीं लगे हाथ बता दूं आपको, हालांकि पहले मैंने बताया है आपको। जमुई एक जगह है बिहार में ना, अभी मैप पे बता देता हूँ। तो जमुई में क्या हुआ है, गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड का बड़ा खजाना बिहार को मिला है, भारत सरकार ने फाइंड आउट किया है। और तकरीबन कहा गया है कि देश का 40 से लेकर के 45% रख लीजिए, चूंकि कई जगह मैं 40% पढ़ा हूँ, ठीक है, कई जगह 44 पढ़ा हूँ, कई जगह 46 पढ़ा हूँ, तो वो आप विकल्प पर देख लीजिएगा कि क्या विकल्प आता है। लेकिन ध्यान रखना है कि बिहार में देश का तकरीबन 50% के आसपास, यानी कि आधा सोना जो है वो बिहार में ही पाया गया है। तो बिहार इस मामले में समय के साथ आपको बहुत अव्वल होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, जमुई डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? जमुई एक और वजह से फेमस हुआ है, रामसर साइट, यहाँ पर ये एरिया होगा ना, ये जमुई वाला होगा। यहाँ 2 रामसर साइट भी रहे, क्या नाम है बताएंगे? नागी और नकटी। दोनों किस तरह का रामसर साइट है ये बताइए? प्राकृतिक है या मानवकृत है? मानवकृत है, ठीक है, आसपास ही है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। चलिए अब चौथे पर चलते हैं। जोगीरा नाच, ये आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा हो गया। जोगीरा नाच मुख्यतः किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? फेस्टिवल आपसे पूछा गया है। और ये तो आप लोग जानते होंगे, फगुआ जानते हैं, फागुन के मौसम में फगुआ गाया जाता है। और फगुआ जो गाया जाता है तो बिहार में क्या करते हैं लोग, ढोल नगारे लेकर के शाम में बहुत सारे पुरुष निकलते हैं और घर घर जाकर के फगुआ गाते हैं। उसी दौरान जोगिरा भी होता है। आपने हिंदी फिल्म कई सारे देखे होंगे, उसमें भी होली के गीत में इसको मिक्स किया गया है। जैसे आपने सुना होगा जोगिरा सारा रारा, है ना, और उसमें जोगी जी, जैसे एक फिल्म आया था नदिया के पार, उसमें भी इसको बहुत अच्छे से फिल्माया गया है, उसमें जोगिरा नाच को दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि उसका पूरा जो एक प्लॉट था उस मूवी का, वो भोजपुरी और बिहार के इर्द गिर्द घूम रहा था, तो उसमें भी जोगिरा नाच आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, होली अगर इसमें फागुन दे तो फागुन, अगर फगुआ दे दे तो फगुआ। विकल्प क्या देता है ये? बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में, वैसे तो संपूर्ण बिहार में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहा जाए, पूछा जाए तो कहिएगा कि ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है, आपकी बात मान लेते हैं। और फाग गीत, जिसको फगुआ बिहार में कहते हैं ना, हिंदी में फाग गीत बोल देते हैं, लेकिन फगुआ ही आपसे ज्यादातर बीपीएससी पूछेगा। और झुंड वगैरह में पुरुष जाते हैं और गाते हैं। तो एक चीज हो सकता है कि आपको पूछा जाए, जोगिरा नृत्य जो है, क्या एकल नृत्य है या सामूहिक है? सोचिए, अभी मैंने क्या कहा, झुंड में जाते हैं लोग, तो ये क्या होगा? समूह नृत्य होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। पिछले कुछ समय में बीपीएससी का जो तेवर बदला है, उस बदले हुए तेवर में थोड़ा सा आपको स्मार्ट काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप पढ़ के पूरा जा रहे हैं बच्चे और वहां गलत करके आ रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे डायरेक्ट आप बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए। चलिए यहाँ पर आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 स्टार डाल दीजिए इसको, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के काफी चर्चा चला है देश भर में। AQI, ये क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स से हम क्या तय करते हैं? हम ये देखते हैं कि एयर की जो क्वालिटी है वो कितना है, उससे एक लिस्ट तैयार करते हैं, किस एरिया, किस शहर, किस राज्य का प्रदूषण के लेवल पर क्या रैंक रहता है, ये सब हम देखते हैं। तो यहां पर एक रिपोर्ट आया, ठीक है, IQA एयर, है ना, तो ये रिपोर्ट 2025 है। इसके अनुसार कहा गया कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, भारत का आपसे पूछा गया, ठीक है। अब चलिए कुछ चीजें यहां पर फाइंड आउट हम लोग करेंगे कि भारत का कौन सा है, जिसमें दिल्ली, कानपुर, लोनी और गाजियाबाद। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जैसे ही ये क्वेश्चन आप देखेंगे और आपकी बाँछें खिल जाएगी, खुश हो जाएंगे और सीधा धूमधाम से टिक दिल्ली में मारेंगे और बाहर आते हुए कहेंगे कि भाई इस बार प्रीलिम्स कर रहा है तुम्हारा, है ना, इस बार कोई अफसर बनने से रोक नहीं सकता। साथियों, ये गलत जवाब है, ठीक है, ये दिल्ली आपको ललचाने के लिए दिया गया है। इसीलिए कई बार सिर्फ लॉजिक के आधार पर तुक्का ना लगाएं, पढ़ के जाएं तभी आप लगाएं, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग के आप शिकार हो सकते हैं, ठीक। अब चलिए, यहां पर एक IQ एयर रिपोर्ट 2025 कहा गया है, ठीक है। अब समझिए इसमें क्या क्या बातें हैं। यह जो है रिपोर्ट एक प्रसिद्ध स्विच वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो एक कंपनी है, सबसे पहले एक फॉर्म है, इसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये करती क्या है, नाम से देखिए, याद करने की जरूरत नहीं, नाम से सोचिए। अब ये कंपनी है, कहां की है?
स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट भारत पर दे रही है, तो क्या होगा, एक वैश्विक कंपनी हो गया ना, एमएनसी टाइप कुछ हो गया ना, और क्या कर रही है, एयर क्वालिटी पर रिपोर्ट दे रही है। तो अगर पूछ लिया जाए ये कंपनी क्या करती है, तो क्या कहेंगे आप, एयर क्वालिटी पर रिपोर्ट देती है, वैश्विक प्रदूषण के स्तर को मापती है और फिर एक प्रमाणिक रिपोर्ट जारी करती है। और जरा ध्यान दीजिए, अगर ये पूछा जाए कि रिपोर्ट कैसा होता है, मासिक होता है, अर्धमासिक होता है, त्रिमासिक हुआ, अर्धवार्षिक हुआ, वार्षिक हुआ, क्या कहेंगे आप, ध्यान से देखिए, इसमें शब्द में है लिखा हुआ 2025, तो 2025 का ये रिपोर्ट है ना, सेंस जा रहा है ना कि वार्षिक रिपोर्ट होगा। तो कुल मिलाकर के फिर ये क्या करेगी, इसी को स्टडी वगैरह करके हर जगह के एयर क्वालिटी रिपोर्ट को एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करने का काम किया करेगी। क्लियर हो रहा है? तो इस वार्षिक रिपोर्ट को बहुत प्रमाणित इसका माना जाता है। अब ये जो रिपोर्ट दिया है पिछला, चूंकि 2025 का है तो लेटेस्ट हो गया ये, इसके अनुसार किस देश को इस दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया। नहीं, अपना प्यारा भारत नहीं है उसमें, गलती से मत मन में आने लगे, नहीं हम ही लोग बहुत गंदे हैं, प्रदूषित हम, अच्छे लोग हैं हम लोग, है कौन, लेकिन अपना पड़ोसी मिला, पड़ोसी का नाम बताऊंगा आप खुश हो जाएंगे, हाँ ये तो ऐसा ही है, सही बात कर रहे हैं, ये लोग है ही प्रदूषित। देखिए क्या नाम है पड़ोसी का, पाकिस्तान। खुश हो गए आप लोग, ज्यादा खुश नहीं होना है, भारत की स्थिति भी बहुत खराब है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं भारत की क्या स्थिति है इस दुनिया, इस रिपोर्ट में दुनिया में भारत कहां एग्जिस्ट करता है, 6th पोजीशन, मतलब छठा सबसे प्रदूषित देश इस दुनिया में भारत है। अब एक बात है, आपसे पूछा क्या गया है, शहर कौन सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो एक शहर है और वो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश। फिर मुस्कुरा रहे होंगे आप लोग, मैं समझ रहा हूं, कहेंगे हाँ उत्तर प्रदेश रहा होगा। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है लोनी। तो ये रिपोर्ट कहता है साथियों, इसलिए मैंने कहा दिल्ली नहीं होगा, लोनी होगा। ये रिपोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश का लोनी शहर जो है दुनिया का, ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ना सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि इसको भारत के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर भी आप जोड़ के देख सकते हैं। भारत का तो है ही, पूरी दुनिया का भी है। और भारत 6ठे नंबर पर देश में है, पाकिस्तान इसमें गर्व से सीना चौड़ा करके पहला स्थान प्राप्त किया है। वार्षिक रिपोर्ट होता है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो वार्षिक रिपोर्ट प्रदूषण वगैरह को लेकर के जारी करती है। ये था पूरा क्वेश्चन आपका, ठीक है, समझ में आया। 4 स्टार, दिल्ली के पीछे नहीं भागना है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से झिझिया नृत्य बहुत ज्यादा है, 4 स्टार डाल दीजिए इसको, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से है तो मुझे इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है, फिर नहीं तो 3 स्टार डालता मैं। झिझिया नृत्य के गीत मुख्यतः किसकी कथा पर आधारित माने जाते हैं। 2-3 चीजें हैं जिसके इसके विषय में आपको पढ़ना है ना। तो क्या क्या है, किस तरह से पढ़ेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले कथा पूछा गया है कि किसकी कथा पर, तो राजा चित्रसेन और उनकी रानी जो है उसके विषय में, उनके विषय में यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई जाती है। तो पहली बात तो हम लोग समझ गए कि किनके जीवन पर आधारित है। अब एक चीज, यह नृत्य जो है विशेष तौर पर किनके द्वारा किया जाता है, यह पूछा जाएगा। तो झिझिया अगर आप YouTube वगैरह पर देखते हैं तो ये महिलाओं द्वारा मुख्यतः होता है। देख रहे हैं यहाँ महिलाएं जो है गोल चक्कर लगाती हैं, ये सर पर घड़ा ये लेती हैं और इसमें दीप वगैरह जलते रहता है, नृत्य करते हुए सामूहिक रूप से गाती है। तो एक चीज यहां पर इस फोटो से हो गया ना कि एकल नृत्य होगा या ये सामूहिक गायन होगा, सामूहिक गायन और गाते हुए नृत्य भी इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से अगर इसको देखा जाए कि किस क्षेत्र में होगा, बिहार में किस क्षेत्र में, तो मिथिला के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हालांकि समय के साथ इसका विस्तार देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यतः यह मिथिला के क्षेत्र में ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ जाए, हेक्सागोन गठबंधन का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है। हेक्सागोन गठबंधन चर्चा में रहा है, लगाइए 5 स्टार। पर्यावरण का क्या संरक्षण करना रहा है, क्या ऊर्जा उत्पादन करना रहा है, या रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना रहा है, या शिक्षा सुधार रहा है। ये टॉपिक आपका कहां से है, IR से, इंटरनेशनल रिलेशन से, समसामयिक घटना जो वैश्विक स्तर के हो रहे हैं उससे ही बात है। अब हेक्सागोन गठबंधन बनाने की घोषणा जो किया गया वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने किया। बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर यहाँ पर आपको लगी हुई दिख रही होगी।
अब इजराइल के नेतृत्व में एक प्रस्तावित ये क्या है, सुरक्षा ढांचा है। क्या है ये बताएंगे? एक सुरक्षा ढांचा है। इन सब चीजों को नोट करते चलिए, यानी कि सिक्योरिटी पर्पस से इसको किया जा रहा है। और इसमें कौन सब देश होंगे? समान विचारधारा वाले जितने देश हैं, फिलॉसफी जिनकी एक सी है, उनको साथ लाना है। तो इस गठबंधन में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि अब इजराइल तो है ही, है ना, कई जगह इसराइल लिखते हैं, कई जगह इजराइल लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक तो इजराइल हो ही गया, मोदी जी साथ में हैं, तो इतना हिंट तो आपको मिल गया होगा कि भारत होगा। और इसी एरिया में ग्रीस है, ग्रीस के का संबंध भी इस इजराइल के साथ अच्छा माना जाता है, भारत के साथ भी अच्छा है। साइप्रस, जिसकी राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी बताएंगे? निकोशिया। ये ध्यान रखिएगा, चर्चा में रहा है साइप्रस, तो आपसे पूछा जा सकता है। कुछ अरब के देश हैं, पिछले कुछ समय में लगातार देखा गया है कि इजराइल का संबंध यूएई से हो गया, सऊदी अरब से हो गया, अच्छा हो रहा है। इसके अलावा यहां पर कुछ अफ्रीकी कंट्री भी होंगे, ठीक है। ये सब मिलकर के गठबंधन तैयार करना चाह रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्षेत्र में ईरान समर्थित जो कट्टरपंथी शिया और उभरते हुए सुन्नी गुट हैं, उसका मुकाबला करना। अब मैंने दो चीजें कहा, शिया और सुन्नी। इस्लाम में निर्जातीय रूप से दोनों देखा जाता है। तो बहुल जो मतलब बहुलता या दुनिया भर में अधिक मुसलमानों की संख्या जो है वो सुन्नी मुसलमान है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि सुन्नी मुसलमान ज्यादा हैं। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान जो है वो ईरान में है। इसलिए शिया मुसलमानों का रहनुमा ईरान अपने आप को मानता है। अगर आप देखेंगे जैसे कि हिजबुल्लाह जो ग्रुप है लेबनान के दक्षिणी में और इजराइल के उत्तर में स्थित जो ग्रुप है और इजराइल को परेशान करता रहता है, लगातार अटैक करता है, तो हिजबुल्लाह जो है वो शिया बहुल मुस्लिमों का ग्रुप है। जैसे यमन में एक और मुस्लिम ग्रुप है जिसका नाम है हुती, जो अभी सऊदी अरब पर लगातार अटैक कर रहा है ईरान के कहने से, ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप ये सब हुआ। तो हुती जो समुदाय है यह भी शिया मुसलमान है, इसीलिए ईरान इन सबको मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे एरिया में इसके मुकाबला करने के लिए किया गया है। कुल मिलाकर के देखेंगे ना तो इसमें आपको इजराइल का कहीं ना कहीं कनेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। इजराइल इस मामले को लेकर के ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आता है। तो आयर का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, देख लीजिए। चलिए फिर बिहार पे आ जाते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? बिहार में कई सारे जलप्रपात हैं, पहली बात तो ये पता है ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बिहार में जो सबसे ज्यादा जलप्रपात होता है, ध्यान रखिए, लिख लीजिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं, इसी डिस्ट्रिक्ट सबको पढ़ना है, केवल बस जितना लिखता हूं उतना पढ़िएगा। कैमूर, कैमूर के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट? रोहतास। मेरा मन कर रहा है एक और डिस्ट्रिक्ट लिख दूं, कमेंट में बताएंगे कौन सा? एक और बस, नवादा। बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पढ़ने हैं और भी, लेकिन मत पढ़िए, पूछेगा ही नहीं। पूरा घूम फिर के इसी 3 डिस्ट्रिक्ट से आएगा जलप्रपात, मैं लिख के दे सकता हूं आपसे। आज तक प्रश्न बाहर नहीं पूछे गए हैं, तो आप पे ही पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आंदोलन चल रहा है बिहार में। बिहार तो बीपीएससी बहुत धुआंधार पारी नहीं खेलने वाली धुरंधर की तरह, सॉफ्ट इस बार जो है ना सेफ शॉट खेले जाएंगे बीपीएससी में, अच्छे प्रश्न आपको आने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर जो जलप्रपात हैं उसी के विषय में पढ़िएगा। अब देखते हैं कि भाई यहाँ हमने सीना ठोक के तो कह दिया कि इसी 3 में से आएगा, डिस्ट्रिक्ट में से। अब ये होता है कि नहीं आपका इस 3 डिस्ट्रिक्ट में से, ये भी देख लेते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ककोलत, धुआंकुंड, दुर्गावती जो खादर को की बात की गई है, और करकटगढ़। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे जो सबसे ऊंचा आपसे पूछा गया है वो दुर्गावती है, ये खादर को में है। और अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूछा जाए, क्योंकि 2 अलग अलग बातें हैं और कई किताबों में अलग अलग चीजें मैंने देखा है, लिखा हुआ है, ठीक से समझ लीजिए। लेकिन गलती करने के चांसेस रहते हैं, लोग मैं देखा हूं टेस्ट सीरीज वगैरह में खूब गलती होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा गया नाम जलप्रपात का, तो दुर्गावती। अब ये पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में है, या दुर्गावती किस डिस्ट्रिक्ट में है, या सबसे ऊंचा जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ध्यान रखिएगा वह रोहतास में है। आप कहेंगे ठीक है, ये तो मैं देखिए मिल गया मेरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट। मैंने कहा था रोहतास से ही ज्यादा प्रश्न आएंगे। रोहतास, कैमूर, नवादा। नवादा का एक ही है, वही पूछा जाता, नहीं तो यही दोनों आपस में काम बना लेगा। ठीक है, तो ये रोहतास यहाँ तो सही हो गया। फिर कंफ्यूजन क्या है? दरअसल क्या है कि रोहतास में ये है डिस्ट्रिक्ट पूछा तो यही पूछ देता सबसे ऊंचा जलप्रपात किस पहाड़ी में है, तो यहां पर फंस गए आप। ये कैमूर की पहाड़ी में है।
कैमूर की पहाड़ियां। ठीक है, अब देखिए कैमूर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो लोग पढ़ के जाते हैं कि कैमूर की पहाड़ी है तो फिर कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, और यहां अगर डिस्ट्रिक्ट दे दिया या सुमेलित करने वाला, मिलान करने वाला, तो आप धूमधाम से टिक लगा के आएंगे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये गलत हो जाएगा। रोहतास डिस्ट्रिक्ट, कैमूर की पहाड़ियां, ये ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न जिसका जवाब हमें ढूंढना था, अभी तक हम ढूंढे ही नहीं, वो क्या है साथियों? पूछा क्या गया था कि भैया सबसे ऊंचा कितना है, बाकी चीजें तो कह रहे हो, ऊंचाई तो बताओ। तो ऊंचाई इसका अगर देखेंगे तो यह 90 मीटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बीपीएससी है, इतना पढ़ के मत जाइए, इतने भी भोले मत बनिए, क्योंकि बीपीएससी में सब कुछ पूछ के जाएंगे, पूछेगा बताओ बच्चा कितने फीट ऊंचाई है, आप मीटर पढ़ के गए थे, तुरंत तो समझ लेना है कि यह अगर 90 मीटर है तो 300 फीट के आसपास हो गया। ठीक है, कुछ भी और यहां पर दिक्कत? हाँ, एक चीज और पूछा जा सकता है, दुर्गावती नाम से याद आया कि किस नदी के पास स्थित है। नदी भी तो पूछा जा सकता है, रिवर। तो यहां पर ये नदी जो है उसका नाम दुर्गावती ही है। नदी पूछा तो दुर्गावती, पहाड़ी पूछा तो कैमूर, डिस्ट्रिक्ट पूछा तो रोहतास, मीटर में हाइट पूछा तो 90, फीट में पूछा तो 300। कुछ बच गया है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इतना अगर कर लेते हैं तो प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ये दोनों तीनों डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है। तो इससे आगे अब बढ़ते हैं। चलिए, कुशेश्वर स्थान झील किन नदी तंत्रों से प्रभावित है? अब देखिए यहां पर चूंकि ये पूछा गया है नदी तंत्र, कई नदियों का नाम यहां पर जुड़ता है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये एरिया आपका आ जाएगा। तकरीबन ये वाला हिस्सा जो है कमला हो गया, बेगूसराय, कोसी, तो ये वाला एरिया जो आपका इंपॉर्टेंट दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। नदी तंत्र आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहली बात तो ये आपसे ध्यान रखना है कि कुशेश्वर स्थान की बात की गई है, तो साथियों कुशेश्वर स्थान किस डिस्ट्रिक्ट में है? मिथिला की हृदय स्थली कहा जाता है ना, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है दरभंगा, तो दरभंगा जिला होगा। प्राकृतिक आर्द्रभूमि से माना जाता है कुशेश्वर स्थान को, विशाल एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि यहाँ पर है। और नदी संगम की बात करेंगे तो जरा आइए इसमें जरा आप देखिए कि कितने नदी का प्रवाहन हो रहा है। समझिए, यहाँ पर एक आपको दिख रही है बागमती, कमला, कोसी, मैंने कहा ना ये एरिया, तो इस एरिया के आधार पर विकल्प ढूंढिए। बागमती है, ठीक है, कमला है, कोसी है, ठीक है, बी विकल्प के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, बागमती, कमला, कोसी। अगर मैप इसलिए कहता हूं मैं, मैप से पढ़िए, मैप याद रहेगा तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और, यहां पर जो है प्रवासी पक्षी बहुत आते रहते हैं, तो कुशेश्वर स्थान का ये झील काफी फेमस है, खास करके प्रवासी पक्षियों के लिए एक आवास का काम ये करता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपसे स्टेट पूछा गया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। यहीं पे अगर बिहार होता तो टिक मार देते ना बिहार, लेकिन बिहार है ही नहीं। कौन सा राज्य होगा? गुजरात। यही कुछ चीजें समझना है ना। यहां पर गुजरात में ये स्थित होगा और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए द्वारा यहां बाघ की अस्थायी उपस्थिति देखी गई है, उसकी पुष्टि की गई है। और गुजरात को 36 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद फिर से इस वजह से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। क्या मिला है? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें एक्स्ट्रा। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी पूछा गया, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है, कहा गया कितना प्रतिशत है। पहले ही बता देता हूं, चूंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक जगह अलग हो गया, उसका नाम क्या था? झारखंड। और झारखंड एक तरह से क्या हो गया? ट्राइबल स्टेट बना। तो जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब थे, एसटी थे, इनकी ज्यादा जनसंख्या झारखंड के पास चली गई, तो बिहार में इसकी जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगा। और नए सर्वे के आधार पर वह 1.3% केवल हुआ है। ठीक है, झारखंड बनने से यह जनसंख्या कम हुआ है। ठीक, अगर कहीं ज्यादा परसेंटेज हो तो आप ऐसे सोच लीजिएगा कि झारखंड बन गया तो सारे ट्राइबल्स उधर हो गए। मंजूषा कला इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाली है। बिहार में किस क्षेत्र में माना जाता है? क्या वो मिथिला में है, क्या वो अंग में है, क्या वो मगध के क्षेत्र में है, या फिर क्या वो भोजपुर के क्षेत्र में है? तो यहां पर अगर देखा जाए, चूंकि समझिए इसमें खेल भी है। क्या खेल है बताता हूं।
भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अगर भागलपुर के एरिया की बात करेंगे। लेकिन अगर जगह दे दिया है, एरिया दिया है और स्पेसिफाई कर दिया है तो अंग प्रदेश, अंग क्षेत्र, इस तरह से आप जान सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर आपसे ये अंग ना दिया होता, केवल मिथिला होता, तो मिथिला वाले क्षेत्र में, चूंकि भागलपुर को उसी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और 3 रंग इसमें होते हैं, लेकिन अंग दे दिया तो फिर आप अंग के साथ जाएंगे, फिर मिथिला के साथ नहीं जाना है, फिर उसमें भी आपको और ज्यादा थोड़ा सा स्पेसिफिक एरिया दे दिया है, ठीक है। स्नेक पेंटिंग इसको कहते हैं, स्नेक पेंटिंग। अब स्नेक पेंटिंग कहने के भी तात्पर्य है, इसमें जो भी काम होगा वह केवल 3 रंगों के आधार पर होगा। जरा इस पेंटिंग को देखिए, 3 रंग कौन कौन से होंगे? क्या पीला दिख रहा है? तो आप पीला एक कलर लेके चलिए। क्या दिख रहा है? गुलाबी दिख रहा है, तो गुलाबी एक कलर लेके चलेंगे। और एक कलर कौन सा यहां पर दिख रहा है आपको? हरा। देखिए पीला, गुलाबी और ये सब है ना, ये सब हरा। तस्वीर में थोड़ा ब्लैक, पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये हरा ही है ना। तो ये 3 कलर है, पीला, गुलाबी और हरा। अब जरा सोचिए, इस पूरे पेंटिंग में कहीं भी देखिए आपको यही तीनों कलर नजर आएगा। तो स्नेक पेंटिंग होता है, इसमें इसी 3 कलर का इस्तेमाल होता है, ये ज्यादा आपको पता होना चाहिए, यहां गलत नहीं करना है। भारत सरकार का HPV वैक्सीन अभियान मुख्यतः किस रोग की रोकथाम से संबंधित है? हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन है तो आने के चांसेस रहेंगे। और यह जो है सर्वाइकल कैंसर, साथियों सर्वाइकल कैंसर बड़ी तेजी से भारत में बढ़ता जा रहा है और HPV वैक्सीन अभियान जो है वह चलाया गया इसलिए सर्वाइकल कैंसर को लेकर के। और राजस्थान में एक जगह है अजमेर, आप लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस जगह है, यहां से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। और कब शुरुआत किया गया था? तो इसी वर्ष फरवरी के महीना में, 28 फरवरी 2026 को। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आप ध्यान रखना है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर तेजी से फैलता जा रहा है और भारत कैंसर के लिहाज से देखा जाए तो वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है। खास करके महिलाओं में ज्यादा कैंसर देखा जा रहा है। गणगौर बिहार में मुख्यतः किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? और बिहार में समुदाय पूछा गया, किस कम्युनिटी के द्वारा? मैथिल, राजस्थानी, भोजपुरी, मगही। शब्द पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैथिल बिहार के समुदाय हैं, भोजपुरी, मगही हैं, ये सब बिहार के समुदाय। एक ही समुदाय है जो बाहर का है, ज्यादा चांसेस उसी का है। ये जो गणगौर है ये राजस्थानी समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाला एक पर्व है। वह राजस्थानी लोग जो बिहार में रहते हैं भगवान शिव और माता गौरी की पूजा और दाम्पत्य सुख और सौभाग्य के लिए ये सेलिब्रेट करते हैं। आगे, झूमर गीतों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? विशेषता पढ़िए इसको, केवल पुरुषों द्वारा गाया जाना। केवल शब्द पे ध्यान रखिएगा, जहां जहां केवल लगा रहे ना, ट्रिक बता देता हूं। इतिहास गवाह है, तमाम PYQ को देखिए, वो प्रश्न के सही होने के चांसेस 5% से भी कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सही होगा ही नहीं, लेकिन बहुत चांसेस कम है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर इस टॉपिक को मुझे दे दे पढ़ाने के लिए, मैं कुछ ना जाऊं, एग्जाम में जाऊं और मेरे को कुछ नहीं पता हो, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर 10 साल का सॉल्व करके गया हूं, ट्रिक समझ के गया हूं, तो मैं सीधे सी विकल्प में मार के आगे बढ़ जाऊंगा। मैं पढ़ूंगा ही नहीं कुछ, केवल देखा मार्केटिंग निकला। चूंकि मुझे ये अनुभव हो गया है कि मैंने देखा है कि जहां जहां केवल जैसे प्रश्न रहते हैं कि यही केवल होगा, एकदम रिजिड हो गया आयोग आपसे पूछने के लिए, वो सही जवाब नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, केवल पुरुषों द्वारा, केवल अंतिम संस्कार में, केवल खेतों में, एक स्पेसिफिक एरिया है इसलिए गलत है। महिलाओं द्वारा गोल घेरा बनाकर गाना और नृत्य करना। ठीक है, तो झूमर, हालांकि ये तस्वीर आप समझिए असम का है, ये वो तस्वीर एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि महिलाओं द्वारा झूमा जा रहा है, लेकिन ये जो है झूमर का नहीं है तस्वीर। ठीक है, झूमर जो होता है खुशी और उत्सव से जुड़ा हुआ एक लोकगीत होता है। महिलाएं गोल घेरा बनाती हैं, गाती हैं, नृत्य करती हैं। और खास करके अभी जो समय है, तो एक तो विवाह के समय ये बहुत होता है गायन नृत्य, और अभी कौन सा समय चल रहा है? सावन। सावन के समय में भी ये काफी झूमर गीत देखा जाता है। तो सी विकल्प के साथ यहां पर हम लोग चलते हुए नजर आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में 15 टॉपिक हमने किया 15 क्वेश्चन के माध्यम से। और देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। अगर मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा तो सीधा टिक लगाते हुए चलूंगा, फिर मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। हालांकि हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन और बढ़ाने की मेरी सोच चल रही है कि अगर आप लोग और ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे
एग्जाम जैसे करीब आते जाएगा हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते चलेंगे, अंत में कुछ मैराथन भी क्लास कर लेंगे ताकि कहीं से कुछ छूट ना जाए। ठीक है, बाकी समझाते हुए मैं बहुत सारे फैक्ट बताते चलता हूँ, वो अपने आप में कई क्वेश्चन बन जाता है, उस सबको भी नोट करते चलिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि भाई जब तक अब एग्जाम नहीं होगा प्रत्येक दिन कुछ टॉपिक हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि हमारा कितना प्रश्न सही हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने प्रश्न इस 15 में से सही हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।